बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हसनैन मुनीब, फाउंडर न्यूट्रिटिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी रिगार्डिंग फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैसे अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, कैसे जाते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी होती है, ज़्यादा रिस्क होता है। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या फ़र्क है, उनकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। और उसके अलावा हमने फैट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके साथ साथ वी कवर्ड विटामिन ए। ठीक है। तो उसके मुतालिक आप लोग, आई होप दैट यू विल बी क्लियर। अब विटामिन ए के बाद हम सेकंड विटामिन पे जाते हैं, दैट इज विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है इट इज आल्सो अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसका मतलब है इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी वो सारी चीजें वही होंगी जो हमने विटामिन ए के टाइम पे पढ़ी थी। ठीक हो गया। सेम पैटर्न जो है, ये सेम मेथड जो है, ये फॉलो करते हैं। फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी की बात करें तो दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक हमारा होता है एर्गो कैल्सीफेरोल, और एक विटामिन डी थ्री जिसको कॉली कैल्सीफेरोल कहते हैं। एर्गो कैल्सीफेरोल सिंपली, एक तो इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, एज यू कैन सी दैट। और उसके अलावा जो है इनका जो है वो सोर्स भी डिफरेंट होता है। कैल्सिफेरॉल जो है ये नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। यूवी इरेडिएशन ऑफ 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल फैट। यानी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई धूप से जो है ना वो विटामिन डी मिलता है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। धूप कैन नॉट प्रोवाइड यू, या सनलाइट कैन नॉट प्रोवाइड यू विटामिन डी। बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, जिसको आप क्या कहते हैं, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल, जो कि फैट से बनाई जाती है। ठीक है। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल जो है ये जब सनलाइट स्किन के ऊपर पड़ती है, तो सनलाइट के अंदर मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को करते हैं एक्टिवेट। वो एक कैस्केड है, वो इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो ये जो सनलाइट से कहा जाता है, तो ये बेसिकली क्या है, विटामिन डी कौन सा है हमारा, ये जो बन रहा है। इसी तरह अब देखें कि हम क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, तो सनलाइट हमारी स्किन में बनाती है। इसी तरह जो एनिमल्स हैं, यानी वो जानवर जिनका गोश्त हम खाते हैं, तो उनमें भी डेफिनेटली सेम तरीके से विटामिन डी बनता है। और जब हम उन एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे, लाइक ऑर्गन मीट है, उसके अलावा यानी फैट, जो एनिमल फैट है, इसकी कंजम्पशन करते हैं, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, वही विटामिन डी। क्योंकि हम भी एनिमल पार्ट है, वो भी एनिमल्स है, तो सेम तरीके से उनके अंदर जो विटामिन डी एक्टिवेट हो गया है, वो उनके गोश्त में पाया जाता है। तो हम एनिमल सोर्सेज से भी विटामिन डी जो है वो ले सकते हैं। एर्गोकैल्सिफेरॉल प्लांट फॉर्म है, कॉलीकैल्सिफेरॉल एनिमल फॉर्म है, एर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वो प्लांट फॉर्म है। और ये बनती है फोटो कन्वर्जन ऑफ एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंजाई। यानी ये कन्वर्जन से बनती है एल्कोकैल्सिस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप। मैं जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो इसमें सिंपली क्या है कि एक्स्ट्रा जो है ना, एक मिथाइल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 24 पे, एंड एन एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 24 एंड 23। 23 और 24 नंबर कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड, और 24 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बस ये दो चीजें हैं इसके अंदर, और ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसके दरमियान का। ये दो पॉइंट आपने याद करने हैं। ये आई थिंक एज सच मेरा नहीं ख्याल कभी भी आपसे पेपर में पूछते हैं कि फलां कौन से सोर्स से आते हैं, बस इसका हाईएस्ट और लोएस्ट रख लें याद। अब देखें जी, लिवर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मोस्टली फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, जाके लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो अब वो लिवर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। अच्छा, लिवर के अंदर क्या कर सकते हो आपके यार, आपने ना जो है सॉरी। अच्छा जी, कोल्ड लिवर ऑयल, मैंने आपको बताया कि मोस्टली फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर्ड इन दैट। बेक्ड सैल्मन, मछली। फैट फ्री मिल्क, उसमें होता है। सोया मिल्क में होता है। रेजिन बार सीरियल्स, और कुक्ड एग यॉर्क, यानी जर्दी के अंदर जो है ये विटामिन डी की कुछ फॉर्म्स हैं, जिनमें हाईएस्ट किस्में हैं कॉड लिवर ऑयल में। कॉड बेसिकली एक उसे ये मेराइन सोर्स का ही यानी एक पार्ट होता है। अच्छा जी, फंक्शन क्या है जी, रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस, इंपॉर्टेंट बोन मिनरल। आपको पता है कैल्शियम का लेवल, फास्फोरस का लेवल जो है वो रेगुलेट होता है। उसके अंदर विटामिन डी हेल्प करता है।
stimulate the absorption of calcium and potassium, phosphorus in the intestinal tract, help to keep the level of these mineral within a healthy range in your body। यानी विटामिन डी जो है ये इंटेस्टाइन से हमारे जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है इन्होंने जब एब्जॉर्ब होना है तो इनके लिए कौन जरूरी है, विटामिन डी हेल्प करता है इनकी एब्जॉर्प्शन में। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप कैल्शियम को इंटेक कर रहे हैं तो साथ किसको करें, विटामिन डी को इंटेक करें, ताकि आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो इफ यू आर इंटेकिंग सम काइंड ऑफ कैल्शियम, डू प्रेफर कि आप उसके साथ जो है वो विटामिन डी का इंटेक भी करें, ताकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या कर सके, रोल प्ले कर सके। उसके साथ साथ व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप, विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन कॉज कैल्शियम टू लीव योर बोन टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। एक क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा, वो आपने गौर से सुनना है। बेसिकली सुने, होता क्या है कि आपकी एक क्वेश्चन क्या है कि हाउ योर कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया भी था कि भाई आपके खून का कैल्शियम किस तरह से मेंटेन किया जाता है, उसका जो एक स्पेसिफिक लेवल है। ठीक है। तो अब इस स्पेसिफिक लेवल के को मेंटेन किस तरह किया जाएगा भाई, अब आप इस पे बात करते हैं। होता यह है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, दो हार्मोन है। एक है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, और एक है आपका जो जिसको आप कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलके काम कर रहा है, और इनके अगेंस्ट जो है वो काम कर रहा है कैल्सिटोनिन। जब खून के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, खून से कैल्शियम को पकड़ेगा, हड्डियों को दे देगा। ठीक है। और जब खून के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है, तो फिर विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, और ये हड्डियों से कैल्शियम लेके वापस किसको दे देंगे, खून को दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा हड्डियों में जाकर स्टोर होगा, अगर कम है तो हड्डियों से निकाल लिया जाएगा। खून या ब्लड जो है, इसको समझिए ये एक आपकी बॉडी का मतलबी पार्ट है। इट विल नेवर प्रेफर कि इसके अंदर वेरिएशन आए। और कुदरत ने निजाम में यही रखा है कि ये खून जो है वो अपने आप को हमेशा हमेशा क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। और वो कोशिश यही करता है कि जो चीज उसमें एक्स्ट्रा है या कम है, वो या तो फेंक दी जाए या कहीं से पूरी कर ली जाए। ठीक है। क्यों ये जरूरी इसलिए क्योंकि हड्डी अपनी जगह पे है, लेकिन खून ने पूरी बॉडी में जाना है। तो अगर खून के अंदर वो लेवल ज्यादा रहेगा तो वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। इसलिए ब्लड के अंदर किसी भी मिनरल या न्यूट्रिएंट का लेवल मेंटेन करना हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है। उसके अलावा विटामिन डी कैंसर को प्रिवेंशन के अंदर रोल प्ले करता है, जिसमें आपके ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। और विटामिन डी हेल्प करता है आपकी ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन सेल्स में। इनएडिक्वेट अमाउंट में रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ द हेल्दी सेल्स। लाइक द विटामिन ए, उसके अंदर भी आपने देखा था कि वो नए सेल्स की प्रमोशन या नए सेल्स के बनने के अंदर रोल प्ले कर रहा था। सेम इज द केस विद विटामिन डी। एक तो ये ग्रोथ एंड ग्रोथ के अंदर किस तरह हेल्प कर रहा है आपकी बॉडी की, डेफिनेटली विटामिन डी है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होंगी, और जब हड्डियां मजबूत होंगी तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो कद है, वो बढ़ेगा। हड्डियां बड़ी होती है, सही ग्रो होगी तो उसी से बच्चे का कद भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ के अंदर भी इसका रोल है। ठीक है। और उसके अलावा ये क्या कर रहा है, इनएडिक्वेट अमाउंट में रिड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ द हेल्दी सेल। यानी उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर जो आपका वाइट ऐसे एरियाज जो हैं जिनमें विटामिन डी, या ऐसे लोग जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उनमें हेल्दी सेल्स की प्रोलिफरेशन कम हुई है। प्रोलिफरेशन क्या होता है, सेल्स का बनना। प्रोलिफरेशन का मतलब है यानी एक से दो सेल और दो से चार और इस तरह नए सेल्स बनना, जो लास्ट मैंने बताया था कि आपकी हड्डी में एक बेसिक सेल होता है और उससे नए सेल्स बनते हैं। ठीक है। तो इसका जो है ना वो इसके अंदर रोल आता है। उसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपकी डायबिटीज के को सॉल्व आउट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये बेसिकली जो इंसुलिन की सिक्रीशन है उसको जो है ना वो प्रमोट करता है। विटामिन डी जो है तो इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, और अल्टीमेटली और उस दूसरी तरफ इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी क्या होता है पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। जो मेरे पास कोर्सेज करते रहे ना उनको तो पता होगा, लेकिन समझिए डायबिटीज होती यह है कि डायबिटीज के अंदर बेसिकली जो आपका सेल है उसके ऊपर मौजूद होता है लॉक, ताला।
इंसुलिन काम करती है एज अ चाबी। अगर उस ताले में एल्फी डाल दी जाए तो ताला कैन नॉट बी ओपन, या उसके ऊपर एक कपड़े की लेयर चढ़ा दी जाए तो वो ओपन नहीं होगा। वो लेयर क्या है? वो लेयर है इन्फ्लेमेशन, वो लेयर है फैट की लेयर। वो इस यानी ऐसी कोई भी चीज जो ब्लॉक कर देगी उस साइट को। जब इंसुलिन उस लोब को आके नहीं खोल पाएगी तो ब्लड जो शुगर है वो ब्लड में रहेगी, सेल के अंदर नहीं जाएगी। जब इन जो शुगर है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी तो वो इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अंदर मौजूद है सेल के, और उसने वहां एनर्जी जाके ग्लूकोज से निकालनी है। ठीक है, तो अब ये सीन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका अब ये प्रॉपर, यानी कि ये प्रॉपर एक जो लेआउट है। ठीक है, तो अब इसी तरह से विटामिन डी क्या करता है, ये उस इसको कहते हैं अब जितनी अच्छी तरह इंसुलिन और वो जो लॉक है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी इंसुलिन आई फौरन से लॉक खुल गया और सारा ग्लूकोज अंदर चला गया जितना इस्तेमाल होना था, तो इसको कहते हैं हाई इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी डायबिटीज की कंडीशन नहीं है। जब उसके ऊपर फैट की लेयर चढ़ जाती है या वो रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो रिसेप्टर डैमेज हो गया तो अब उसके बाद क्या होगा कि अब इंसुलिन आया। अब वो पहले कोशिश कर रहा है कि खुल जाए ताला, खुल जाए ताला, खुल जाए ताला, नहीं खुल रहा। थोड़ी देर के बाद किसी तरह या बहुत ज्यादा इंसुलिन आई तो उन्होंने मिल के जो है वो उस ताले को ओपन किया और फिर ग्लूकोज अंदर गया, यानी एफर्ट के बाद। तो अब इसका मतलब है इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है, और रेजिस्टेंस क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो ये होता है डायबिटीज का कॉन्सेप्ट। समझ आ गया कि नहीं? काइंडली मुझे चैट में बता दें, समझ आ गया कि नहीं डायबिटीज का कॉन्सेप्ट? बच्चों, अगर किसी को समझ नहीं आया तो टेक्स्ट में बता दे ताकि मैं क्लियर कर दूं। चलें। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं तो विटामिन डी और इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में मैंने अभी आपको बताया विटामिन डी क्या कहता है। इम्यूनिटी के अंदर जो है वो क्या होता है, विटामिन डी बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो डैमेज है ना, जो डैमेज है जिसको आप नुकसान कहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में होता है। ओवर इन्फ्लेमेशन होना तो वो क्या होती है, वो इम्यून रिस्पॉन्स भी, यानी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहले समझिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसी किसी भी बीमारी को कहते हैं जिसमें हमारी बॉडी के अपने प्रोटेक्टिव सेल, वाइट वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ओवर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल हैं, वो हमारे ही सेल्स को मारे जा रहे हैं। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसमें जैसे एक मिसाल है आपकी अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव सेल जो है वो हमारे घुटनों की, यानी जोड़ों, जितने जोड़ है ना, इनके सेल्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं, और वहां हो जाती है इन्फ्लेमेशन। और जिस तरह इन्फ्लेमेशन होती जाती है वो कंडीशन क्या होती जाती है, वर्स्ट होती जाती है। तो विटामिन डी का मैंने अभी आपको पीछे रोल बताया कि ये एंटी इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है। तो जब विटामिन डी जो है वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं इनका इम्पैक्ट, इनकी अकरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर को जो है ना वो बचाता है, रिड्यूस करता है बाय एक्टिंग ऑन द जीन्स दैट कंट्रोल ब्लड प्रेशर। बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का एक तरीकेकार है। ठीक है, अगर आप वो कहेंगे तो वो रास सिस्टम है, RAAS। अगर इसमें हुआ तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो फिर आगे कहीं हम उसको कर देंगे। तो रास जो सिस्टम है उसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, वो बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी अगर कम हो जाए ना ब्लड तो वो उसको इनक्रीज करता है, और अगर ज्यादा हो तो वो उसको मेंटेन करने में उसका रोल प्ले करता है। तो उनके इन इन जो हॉर्म उसमें जो मैंने ये जो तीन गिनवाए ना,
रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, ये तीनों हॉर्मोन्स हैं जो कि उसमें आते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन, अब डेफिनेटली जो हार्मोन बन रहा है उसके बनने को कोई जीन कंट्रोल कर रहा है, उस जीन को विटामिन डी इंपैक्ट करता है। तो विटामिन डी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को भी जो है वो रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। पीपल विद मिड हाइपरटेंशन में मॉडरेट देयर ब्लड प्रेशर कंज्यूमिंग एडिक्वेट विटामिन डी। यानी ऐसे लोग जिनमें अभी हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल सी बीमारी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सीवियर फॉर्म वाली नहीं है, दरमियाने लेवल की है, तो अगर उनकी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की जाए या एटलीस्ट जितना उनका विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाए, तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी थ्री इन द स्किन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, स्टेरॉल इन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन करता है हार्मोन की तरह। यानी विटामिन डी वो वाहिद हार्मोन है, वाहिद विटामिन है जो कि हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। यानी ये वो हार्मोन विटामिन है जो कि हार्मोन भी कहलाया जाता है। विटामिन डी थ्री बिगिन विद प्रो विटामिन डी थ्री 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कहाँ मौजूद था, हमारी स्किन के अंदर, स्किन के नीचे सॉरी फैट के अंदर मौजूद था। तो ये बना, पड़ा था हमारे प्रो विटामिन डी थ्री, जिसका असल नाम क्या है, 7 डी कोलेस्ट्रोल, जो कि स्किन में मौजूद है, स्किन और उस फैटी एरिया में। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट इज कन्वर्टेड टू प्री विटामिन डी थ्री। पहले क्या है वो, प्रो विटामिन डी थ्री, प्रो और प्री में गलती ना कीजिएगा। प्रो विटामिन डी थ्री, सनलाइट पड़ी तो वो बन गया प्री विटामिन डी थ्री। अब ये प्री विटामिन डी थ्री जो है ये आ गया लिवर में। लिवर में ये डी थ्री और डी टू हम खुद भी ले रहे हैं, यानी डी थ्री और डी टू ऑलरेडी हम अपनी खुराक से भी ले रहे हैं, वो भी लिवर के पास जाता है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस होकर फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ जाएंगे। और जो हमारी स्किन के अंडर विटामिन डी बन रहा है वो भी डी थ्री प्री, जिसको आप फॉर्म कहते हो, वो बन के आ जाता है लिवर के पास। On consumption of vitamin D2 containing food, about 80% vitamin D2 is incorporated in the micelles in small intestine, then absorbed and transport to the liver by chylomicron। यानी माइजल, मिजल्स समझते हो, वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाहर वाली साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, अंदर फॉबिक फॉबिक है, और फैट उसमें फिक्स होता है। इस तरह का उसका एक स्ट्रक्चर होता है, देन दे मूव ऑन, तो वो माइजल्स होती हैं। और वो हमारे काइलोमाइक्रोन भी मैंने आपको समझाया था, वही हमारा बी जो आपको मैंने बताया था एपो बी 40, जो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर था उसके साथ आपके लिपिड्स अटैच कर रहे थे। तो सेम उसी तरीके से ये जो है आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और वो कहता है कि 80%, यानी आपने जितना कंज्यूम किया उसका 80% एब्जॉर्ब होता है, 20% एज इट इज फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी आप लोगों ने ये लफ्ज सुना होगा बायो अवेलेबिलिटी, आयरन के लिए खास तौर पे सुना होगा। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है भाई, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप तो किसी चीज के 10 mg खा रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज द एक्चुअल बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बहुत सारी चीजें, हम आयरन इतना सारा प्लांट सोर्स से खाते हैं, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% है। यानी अगर आपने 10 खाया है तो आपकी बॉडी में 5 लगा है, 5 तो लगा ही नहीं, 5 आपकी बॉडी से एज इट इज एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस हवाले से जब आप देखते हो तो बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है यहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां अब इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 80% है, ठीक है। बाकी का 20% आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो अगर किसी बंदे की रिक्वायरमेंट जो है वो 80 mg है, सपोज कर रही, किसी बंदे की रिक्वायरमेंट 80 mg आयरन है, विटामिन डी है, तो उसको कितना खाना पड़ेगा, अगर वो D2 की फॉर्म में ले रहा है, अगर वो D2 की फॉर्म में ले रहा है तो उसको कितना खाना पड़ेगा, 100 mg खाना पड़ेगा। बहरहाल ये तीनों सोर्सेस से यू कैन सी, ये स्किन से आ गया, ये D2 और D3 हमारे फूड से आ गए, ये तीनों के तीनों चले जाते हैं लीवर के पास। लीवर इनको बना कन्वर्ट कर देता है इनटू 25 OH D, ठीक है। लीवर जो है इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ विटामिन डी। वो विटामिन डी जो है,
ये आ गया प्रीकर्सर यहां तक। इन लिवर विटामिन डी इज हाइड्रोक्सिलेटेड ऑन कार्बन 25, कन्वर्टिंग इनटू 25 OH विटामिन। दिस इनएक्टिव फॉर्म सर्कुलेट इन द ब्लड फॉर वीक। लिवर ने क्या किया कि वो जो प्रो से प्री बना था और प्री से आगे अब लिवर के पास आके वो क्या बन गया है, 25 OH विटामिन डी। फूड से जितना भी विटामिन डी आया वो भी कन्वर्ट हो गया इनटू 25 OH विटामिन डी। अब ये जो सारा का सारा जहां तीनों सोर्सेस से इकट्ठे होकर लिवर के पास आया, लिवर ने सारे को बना दिया 25 OH विटामिन डी। अब ये वाला विटामिन डी ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा और एज पर जरूरत वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसको क्या करना है कि जब, यानी अब ये हमारे ब्लड में मौजूद है विटामिन डी, जरूरत पड़ गई कहीं तो किडनी क्या करेगी, किडनी इस विटामिन डी को, OH डी वाले को कन्वर्ट करेगी इनटू 125 OH2 नॉन एज कैल्सिट्रोल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। यानी वो जो आपकी थी इनएक्टिव फॉर्म थी अभी तक, विटामिन डी एक्टिवेट कौन कर रहा है, कौन सा ऑर्गन एक्टिवेट कर रहा है, किडनी एक्टिवेट कर रही है। किडनी उसको एक्टिवेट करती है और एक्टिवेटेड विटामिन डी जाके फिर अपना जो है रोल प्ले करता है। Journal uses prophylaxis at treatment of osteoporosis as a result of calcium depletion। prophylaxis कहते हैं कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो प्रिवेंटिव पॉइंट से दिया जाए, यानी अभी बीमारी हुई नहीं है, क्योरेटिव जो है ना प्रिवेंटिव पॉइंट से आप देते हो कि डेफिशिएंसी हो सकती है, रिस्क है बीमारी का, तो उससे पहले आप उसको दे दें। और ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस को बचाने के लिए, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए विटामिन डी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया रिकेट्स आपको ऑलरेडी पता है उसमें। कैंसर प्रिवेंशन में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हेयरिंग लॉस में क्योंकि हमारे कान की छोटी छोटी तमाम छोटी हड्डियां होती हैं तीन, तो अगर वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कमजोर हो जाएं तो उनको भी जो है वो दोबारा से ठीक करना है। एंड लास्टली फेंकोनी सिंड्रोम, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये भी, जो कि डिसऑर्डर है जिसके अंदर proximal tubular function of the kidney is impaired, resulting in decreased reabsorption of electrolytes and nutrients back into the bloodstream. Compound involved include glucose। ठीक है। तो विटामिन डी जो है ये क्यूरेटिव पार्ट में भी रोल प्ले करता है कि कुछ फॉस्फेट के साथ ये फेंकोनिक सिंड्रोम जो है उसको रिजॉल्व करता है। फेंकोनिक सिंड्रोम क्या है कि वो जो आपको पता है उसके दो पोर्शन होते थे। तो जो दूसरा पोर्शन था जो कि ट्यूबुलर पोर्शन था वो रीअब्सॉर्ब करता होता था। ठीक है। यानी एक्सक्रीट में से चीजों को बाहर निकाल के बॉडी में दोबारा डालता होता था, वो पोर्शन रीअब्सॉर्प्शन का था। तो उसके अंदर उस एरिया में इशू आ जाता है, तो उसको रिजॉल्व आउट करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है। बीमारियां तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बच्चों वाली जो हमने पहले से पढ़ के आ रहे हैं। रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, और ये क्यों है ये साथ लिखा हुआ है। डार्क स्किन इंडिविजुअल, ओबीज पीपल, ये बता, इसमें से तो कुछ भी नहीं है बताने वाला, ये तो सारा हो गया। डार्क स्किन पीपल में रिक्वायर एक्स्ट्रा बिकॉज मेलानिन एक्ट लाइक अ सन ब्लॉक प्रोलॉन्गिंग टाइम रिक्वायर्ड विटामिन। ये मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये हमारी स्किन को डार्कर कलर देता है। ठीक है। तो जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा उसकी स्किन क्या होगी, काली, डार्क होगी। और उनमें विटामिन डी, क्योंकि यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो फेयर स्किन के अंदर ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। इसलिए जो है ये आपने देखे होंगे, जो ये ब्लैकिश पीपल होते हैं दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट, उनमें रिस्क होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, क्योंकि उनमें स्किन से जो बनने वाला विटामिन डी है वो बहुत ज्यादा कम बनता है। ओबीस पीपल के पास विटामिन डी जो है वो लेस बायोअवेलेबल होता है। क्यों? उनके अंदर फैट के इतने ज्यादा स्टोर होते हैं, यानी हर जगह चर्बी होती है। और आपको पता है हर बंदा हर चीज अपने घर में ही सुकून पाती है। तो विटामिन डी कहता है कि बजाय मैं आवारागर्दी करूं, खून की नहरों के अंदर फिरूं तुरूं, वो कहता है कि मुझे अपने घर में सुकून है। तो जितना फैट बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ होता है वो वहां वहां जाके सुकून से बैठ जाता है कि मौज मारो। तो इसलिए उनको बायोअवेलेबल कम होता है, यानी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा विटामिन डी, बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मोटे लोगों को विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। लिवर के अंदर डिफ्यूजन मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आ जाएगा। उसके अलावा यानी लिवर प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी।
वेजिटेरियन पीपल में भी होगी, क्योंकि ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सोर्स है इसका वो आपका विटामिन डी का एनिमल सोर्स है। और इसके अलावा ये जो रेफरेंस है, ये याद कर रहे हैं क्योंकि ये आते होते हैं, DRI क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं मैम। वो जो शुरू में सोर्सेज के अंदर विटामिन डी कितना होता है वो नहीं इतना पूछा जाता। टॉक्सिसिटी इसकी हो सकती है, और उसकी वजह से डेफिनेटली विटामिन डी ज्यादा होगा तो कैल्शियम ज्यादा होगा। कैल्शियम ज्यादा होगा तो कैल्शियम हमारे सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यू से क्या हमारा, स्किन होगी, ठीक है, हड्डियों के अलावा वाले हिस्से, किडनी होगी, किडनी में जाके वो क्या कर देगा, स्टोन्स बना देगा, जिसको कहते हैं पथरी हो जाना। यानी विटामिन डी की एक्सेस से कैल्शियम एक्सेस हुआ, कैल्शियम की एक्सेस से आगे आपका जो है स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनकी कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, यानी इन सब में कैल्शियम जाके स्टोर हो जाएगा। और कैल्शियम जो है वो इन चीजों को हार्ड बना देगा, सख्त बना देगा, जबकि ये चीजें जो है, ये जो इनका काम है सॉफ्ट रहना। हाँ जी, क्लियर है विटामिन डी? कोई सवाल है? अगर नहीं है तो फिर हम विटामिन के की तरफ चलते हैं, ये दो ही कवर करने हैं हमने आज। ओके जी, ये मैं आपको विटामिन के की तरफ ले चलते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी विटामिन के की। माइक ऑन। बेटा मेरा माइक कब से ऑफ है? मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे काइंडली बताइएगा। विटामिन के स्टार्ट कर दिया था मैंने। आपको आवाज आ रही थी मेरी? विटामिन के स्टार्ट किया मैंने, ओके, मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी तरफ से। सॉरी, माइक वाज ऑफ। सो बेसिकली जो विटामिन के है, ये बेसिकली इसको के नाम कहाँ से मिला है? कोagulation से, ठीक है। के फॉर कोagulation, जो कि जर्मन वर्ड है। इंग्लिश में कोagulation सी से होता है ना, लेकिन जर्मन वर्ड कोagulation से के का लफ्ज निकला है। क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि विटामिन के जो है, ये बॉडी के अंदर जो, यानी ये जो आपकी बॉडी में कोएगुलेशन होती है, खून का जमना, ये जख्म होता है तो इसके ऊपर खून अपना जो है कोई एक लोथड़ा बना लेता है। उस चीज को के अंदर जो विटामिन के है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तीन फॉर्म है, K1, K2 एंड K3। K1 इज फाइलोक्विनोन, K2 इज वेनाक्विनोन एंड K3 इज अ सिंथेटिक फॉर्म जिसको मेनाडायोन कहते हैं, ठीक है।
ऊपर वाले दोनों क्यू नोन है, लास्ट वाला जो है वो डाई ऑन है, ठीक है। वो सिंथेटिक है, और जो क्यू नोन है वो दोनों नेचुरल है। K1 is coming from plant source, K2 is coming from animal and bacterial source। ये बैक्टीरिया कहाँ से आ गया बीच में? बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो आपके कौन से हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, और वो विटामिन के हमारी बॉडी का पार्ट बनता है। एंड दे आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ विटामिन के सोर्स। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो वहां से पूरा किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं, ये आपने स्ट्रक्चर वाइज पढ़ लेनी है। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन विटामिन के रिक्वायर बाइल सॉल्ट, एज आई टोल्ड यू फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर जरूरी है बाइल्स का होना। सेम एज इट इज जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन सिखाई थी। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम म्यूकोजल सेल टू द लिवर बाय काइलोमाइक्रोन। अगेन म्यूकोजल सेल हमारे इंटेस्टाइन के सेल है, और वहां से काइलोमाइक्रोन के थ्रू ये कहाँ जा रहा है, लिवर के पास जा रहा है। जैसे बाकी दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन की हमने बात की। विटामिन के 3 इज रेडिली अब्सॉर्बेबल विदाउट रिक्वायरिंग बाइल सॉल्ट। उसके अलावा अगर बाइल नहीं भी है तब भी विटामिन के आपको अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोरेज लिवर में होगी, और उसके अलावा स्प्लीन और स्केलेटल मसल के अंदर भी मौजूद होगा। 70% ऑफ विटामिन के 3 यानी जो सिंथेटिक फॉर्म है वो 24 घंटे के अंदर अंदर यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, सल्फेट फॉस्फेट एंड ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेट की फॉर्म में। यानी क्योंकि सिंथेटिक है तो इसमें सल्फेट फॉस्फेट और इसकी कॉन्जुगेशन की फॉर्म में इनके साथ अटैच होके बॉडी से निकल जाती है। सल्फेट विटामिन के मिले बाहर, फॉस्फेट विटामिन के मिले बाहर, ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेट बना बाहर। स्मॉल परसेंटेज एक्सक्रीटेड इन द फीसिस एज ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेट। कुछ जो है वो थ्रू फीसिस यानी वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। K2 and K3 undergo slower metabolism to shorten the side chain to 5 to 6 कार्बन कार्बोक्सिलेट। बेसिकली अगर इसका कहीं स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हो, वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये टूटते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है इनका टूटना। तो पहले एक टूटेगा, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा, तीसरा टूटा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये टूटते हैं। और आखिरी जो फॉर्म बचती है आपके पास विटामिन के की, वो क्या है? वो आपकी बचती है कार्बोक्सिलेट। यानी ये आहिस्ता आहिस्ता होते हैं और पीछे रह जाते हैं। शॉर्टन द साइड चेन टू 5 to 7 कार्बन का कार्बोक्सिलेट। यानी वो जो स्ट्रक्चर आप अलग कर रहे हो ना, जहां से टूट रहे हैं, तो जो अलग स्ट्रक्चर बच रहा है वो कार्बन कार्बोक्सिलेट आ गया आपके पास। ओके। विटामिन के जो है, ये इसके बहुत सारे फंक्शन है। बेसिकली ये एक एज अ को फैक्टर काम कर रहा है कार्बोक्सिलेशन ऑफ सर्टेन ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमारी बॉडी में आया, ये एक अलग कंपाउंड है। कार्बोक्सिलेशन, इसको कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो विटामिन के ने दे दिया, ठीक है। ये बन गया GLA रेजिड्यू, जिसको आप कहते हो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यू। यानी के ने कार्बोक्सिलेशन करवा दी। कार्बोक्सिल ग्रुप जो ऊपर आपने देखा, कार्बन कार्बोक्सिलेट रिलीज किया, रिलीज करके दे दिया ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट बन गया गला रेजिड्यू, GLA रेजिड्यूज। GLA रेजिड्यूज के आगे फंक्शन है, यानी GLA रेजिड्यूज कैल्शियम को बाइंड करने में हेल्प करता है, और इसके इसकी इस कैल्शियम बाइंडिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसके ये फॉलोइंग फंक्शन है। पहला, ब्लड कोगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन दैट आर पार्ट ऑफ कोगुलेशन कैस्केड इन द ब्लड। बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं जो कि कोगुलेशन जो है ये पूरा एक तरीकेकार है, ठीक है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं बहरल। तो वाइल अदर स्लो इट डाउन, प्रोटीन C and S, यानी जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन जो हैं वो कोगुलेशन को इंक्रीज करती हैं, जैसे 2, 7, 9 and 10। और कुछ प्रोटीन जो कोगुलेशन को स्लो डाउन करती हैं, C and S। थस एक्टिविटी विटामिन के बैलेंस द टू अपोजिंग साइड ऑफ कोगुलेशन सिस्टम इन द ब्लड। तो विटामिन के जो है ये इस सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर कोगुलेशन बहुत स्लो हो रही है तो विटामिन के कोगुलेटिंग प्रोमोटिंग प्रोटीन्स यानी 2, 7, 9, 10 को ज्यादा